क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें 29 का जो सिक्किम से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी, और इसमें जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने अटेंड किया किराती खम्बू किराती खम्बू राय कल्चरल फेस्टिवल 2026, और इन्होंने सकेला उभौली फेस्टिवल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया, दार्जिलिंग में ये करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये काफी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और ये एक दर्शाता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनका कैसे जो है वो रिलेशन है नेचर के साथ, उनकी क्या क्या फंडामेंटल वैल्यूज हैं, कैसे वो नेचर को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक। तो अब इसमें अगर हम देखें तो फेस्टिवल के नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ किराती पीपल, ये एक इंडोजिनस साइड नो तिब्बतन एथनिक ग्रुप है जो कि नेपाल और इंडिया को में रहते हैं, और भूटान में। ये बेसिकली सिक्किम, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, यहाँ इन एरियाज में जो है वो पाए जाते हैं। ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन के। इस कम्युनिटी की कई सारे सब ग्रुप्स हैं, जिसमें राय, लिम्बू, याखा, सुनुवर, इनका सबका अपना अलग एक बोली है, भाषा है, और काफी सारे इनके जो है वो ट्रेडिशन होते हैं। सकेला फेस्टिवल की अगर हम बात करें, तो ये भी जो है वो इनके एग्रीकेरियन लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, और कैस जो इनकी बिलीव्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो अब जैसे कि इतने ग्रुप का नाम, फेस्टिवल का नाम किस रीजन को बिलोंग करता है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगर सेकंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। दिस वाज लॉन्च इन 2017, और इसे डिजाइन किया है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी करिकुलम लिंक्ड डिजिटल लर्निंग मटेरियल इन वेरियस मल्टीपल लैंग्वेजेस। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो बना हुआ है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पीएम ई विद्या इनिशिएटिव इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग को थ्रू ऑनलाइन मेथड जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और एनसीईआरटी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के तहत दीक्षा को रिकॉग्नाइज किया है एज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। और दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो कई सारे सॉल्यूशंस जो है वो ऑफर करता है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसमें लर्निंग मटेरियल है, तो काफी इजी हो जाता है जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके लिए मटेरियल को पाना। और इसमें जो हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक को सबको पूरा कवर जो है वो किया गया है। और इसमें काफी सारे और भी फीचर्स हैं, जिसमें कि मीडिया रच और इंटरैक्टिव रिसोर्सेज पे फोकस किया गया है। इसके अलावा इसमें 2D और 3D एनिमेशंस पे भी फोकस किया जाता है, ताकि जो एक वर्चुअल लैब बना के सिमुलेशन के थ्रू, साइन लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो इंटरैक्टिव बनाया जा सके। तो इससे क्या होगा कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को ये एकोमोडेट करता है। तो जो एक ऑडियंस है उसके लिए ये ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या है? मेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये सपोर्ट करता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग को, और इसके लिए कई सारे फीचर्स पे इस पे गवर्नमेंट ने काम किया है। और ये न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो टीचर हैं उनके भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये निष्ठा को इंटीग्रेट करता है स्टेट स्पेसिफिक टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉड्यूल्स के साथ। तो इसमें जो है ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है जो एजुकेटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको। और ये हमारा जो एनईपी 2020 है इससे अलाइन है, जिसका कि उद्देश्य है कि बेहतर लर्निंग जो है वो और प्रोवाइड करना। निष्ठा एक इंडिया का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ग्लोबली भी ये एक तरह का अपने में काफी यूनिक प्रोग्राम है, जिससे माना जा रहा है कि एलिमेंट्री लेवल पे जो है टीचर्स ट्रेनिंग और बेहतर होगी, और इससे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो और अच्छे होंगे। तो ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे।
इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जयप्रकाश नड्डा प्रकाश नड्डा, इन्होंने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसको लॉन्च किया। 16 कॉन्फ्रेंस हुई सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का न्यू दिल्ली में। माना जा रहा है कि ये एक क्रूशियल स्टेप है, गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना हर बच्चे को और उसके घर तक, और एक कम्युनिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करना 36 मंथ के एज तक, मतलब कि 3 साल के उम्र तक उनको, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये एक यूनिफाइड नेशनल प्रोग्राम है। ये कंसोलिडेट करेगा जो अभी की तो जो एग्जिस्टिंग फ्लैगशिप कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसमें होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, इसको एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में ये जो है ये इसको बनाएगा। और इसका एम है कि कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करना जो बच्चे हैं 3 साल की एज तक, और ताकि इनका जो सर्वाइवल रेट है वो बेहतर हो सके, उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो सके, साथ ही साथ हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करता है ये। और इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को भी ये बेहतर करने का पूरा काम करता है। और इसमें एक नया इनोवेशन को ऐड किया गया है, जिसमें रिस्क स्ट्रेटिफाइड अप्रोच पे को इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू बॉर्न्स और चिल्ड्रन के लिए। ऐसे बच्चे जो एट रिस्क पे हैं उन पे और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। और इसके अलावा एट रिस्क जो है ये एलिजिबल रहेगा फॉर अप टू 9 होम विजिट्स ड्यूरिंग देयर 42 डेज, मतलब इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो 42 डेज तक जो है वो होम विजिट करेंगे और उनको बेहतर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए इसमें जो है वो आशा हेल्थ केयर वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, इनका जो है ये पूरा जो है इनके थ्रू जो है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही साथ ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है। इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, चाइल्ड ट्रैकिंग एप्लीकेशंस है, रिफरल लूप्स है, अलर्ट मैकेनिज्म है, ताकि जो मॉनिटरिंग है उसको और बेहतर किया जा सके और एक कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा ये जो डिजिटल सिस्टम है ये इंटर ऑपरेबल रहेगा, और जो हमारा एग्जिस्टिंग नेशनल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि जननी पोर्टल है, यूविन पोर्टल है, एमपीसीडीएसआर पोर्टल है, इसके से भी जो डेटा है उसको ये जो है वो उसका हेल्प लेगा और इस जो चाइल्ड के डेवलपमेंट में इसमें बेहतर तरीके से काम करेगा। तो ये एक जो गवर्नमेंट का डेडिकेशन है कि एक्सेसिबल, इक्विटेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके टू एवरी मदर एंड चाइल्ड को, तो इस पे इसका पूरा फोकस रहेगा। और हमारा जो विकसित भारत का एक ब्रॉडर विजन है उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा इसी ओकेजन पे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एनीमिया मुक्त भारत अभियान गाइडलाइंस इसको लॉन्च किया। और गवर्नमेंट का एम है कि भारत को एनीमिया मुक्त करना, और इसी के लिए जो फ्रेमवर्क था अभी तक का उसको और रिवाइज किया गया है, ताकि एनीमिया का जो को कंट्रोल किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए जो टेस्टिंग है उसको बेहतर करेगी, ट्रीटमेंट बेहतर करेगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। ये जो अपडेटेड प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस करता है लो बर्थ वेट बेबीज एज अ सेवेंथ बेनिफिशियरी ग्रुप, और इसमें ये रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे जो ऐसे बच्चे जिनका कि कम वेट है वो भी काफी क्रिटिकल होते हैं, और उस लेवल पे भी इंटरवेंशन जो है वो किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसका सेवेंथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि फोकस करता है कि कैसे डिजिटल ट्रैकिंग किया जाए, मॉनिटर किया जाए, इवेलुएट किया जाए। और इसमें जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग T3 स्ट्रेटेजी है उसको रिप्लेस किया जाएगा T4 स्ट्रेटेजी से, जिसमें कि T3 स्ट्रेटेजी में अब तक टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक इसके थ्रू वर्क होता था। अब हमारा टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड ट्रैक इस लेवल पे जो है ये वर्क होगा। और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में जो एनीमिया है ये काफी प्रेवलेंट है। यहाँ पे जो चिल्ड्रन है और इसके अलावा जो वुमेन है इनमें काफी एनेमिक होती हैं। अगर हम अभी रीसेंट का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसके डेटा की बात करें तो 57% वुमेन है बिटवीन 15 टू 49 ईयर्स एज, ये एनीमिक है।
प्रेग्नेंट वुमेन में भी एनीमिया जो है वो 52% तक रहता है। एडोलेसेंट गर्ल्स में 59.1% है। और 15 टू 19 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं वो भी काफी जो है वो एनीमिक होती हैं। एनीमिया एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और ये कैरेक्टराइज्ड है बाय डिफिशियंसी। इसमें रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है बॉडी टिश्यूज में वो कम होता है। और ये इसकी वजह से काफी जो मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें कि एनीमिया क्यों होता है, तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी और क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से ये होता है। तो गवर्नमेंट का एम है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि कैसे जो है वो इसमें हम इसको खत्म करें। और इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और बिहेवियर को चेंज किया जाएगा थ्रू कम्युनिकेशन, ताकि इस हेल्थ इश्यू को जो है वो इससे निपटा जा सके। इसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में एक न्यू इंफॉर्मेशन थी, जिसमें कि बताया गया है कि ऑस्टियोपिनिया के बारे में। और ये एक कॉमन है कंडीशन, बट इसको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बोन्स लेस डेंस हो जाती हैं और मोर फ्रजाइल हो जाती है। इनके टूटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया भर में 40% जो एडल्ट्स हैं उनको ये कंडीशन होती है। और ये बहुत साइलेंटली होती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। और एजिंग, पुअर डाइट और इनएक्टिविटी की वजह से ये जो कंडीशन है ये ट्रिगर होती है। हार्मोनल चेंजेस का भी इफेक्ट पड़ता है। फीमेल्स में मेन्यूपॉज के बाद जो बोन का ब्रेकडाउन है वो काफी बढ़ जाता है। इसीलिए का एडवाइस किया जाता है कि वुमेन को जो है वो कैल्शियम का इंटेक जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि अराउंड 50 जो महिलाएं हैं उनका जो बोन्स होता है वो काफी कमजोर हो जाता है। और अगर एक्सरसाइज किया जाए, प्रॉपर कैल्शियम इंटेक रहे, सफिशिएंट विटामिन डी रखा जाए, और तो इससे जो है वो ऑस्टियोपिनिया को मैनेज किया जा सकता है। ऑस्टियोपिनिया की अगर आप बात करें, तो ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों में एक डिफरेंस होता है। ऑस्टियोपिनिया में जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो लोअर हो जाती है, नॉर्मल से काफी कम होती है। बट इसको ऑस्टियोपोरोसिस की तरह क्लासिफाइड नहीं किया जाता है। दोनों में यही डिफरेंस है कि ये और भी लो, मतलब ये इसका लेवल में इसमें कैल्शियम लेवल कम होता है, बट इतना नहीं होता है कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो की तरह क्लासिफाई किया जाए। बट इसकी वजह से जो फ्रैक्चर है का रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं और इनकी वजह से आप जो बोन की स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो जाती है। अगर हल्का सा भी झटका लगता है तो इससे क्या होता है कि बोन्स के ब्रेक होने का खतरा रहता है। ये दोनों टर्म्स और इनके बारे में आपको इसको पता रखिए, क्योंकि कभी कभी साइंस से रिलेटेड जब टॉपिक्स आते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के एक्सपेंशन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। और जस्टिस PS नरसिम्हा ये ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम। जस्टिस JK माहेश्वरी इनका जो है वो रिटायरमेंट होने वाला है। और चूंकि ये 5th सीनियर मोस्ट जज है, तो ये ऑफिशियली अब जो कोलिजियम है उसका उसके मेंबर हो जाएंगे। और इनका रिटायरमेंट 2 मई 2028 को है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस BB नागरत्न, जस्टिस MM सुंदरेश और अभी न्यूली अपॉइंटेड जस्टिस PS नरसिम्हा ये रहेंगे। कोलिजियन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो काफी ये एक यूनिक मैकेनिज्म है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए। और ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये स्टैब्लिश हुआ था 1993 में थ्रू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसके तहत इनको एम्पावर है कि 5 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं एपेक्स कोर्ट के, ये रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और एलिवेशन की, कैसे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे 25 हाई कोर्ट हैं अक्रॉस इंडिया, उनके में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे ट्रांसफर होगा उनका, कैसे किसी जज की रैंक को जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कोलिजियम का ये दोनों जो एक्सपेक्ट हैं ये इसको आप याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर होम एंड कॉर्पोरेशन इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट, इसका नेम है PM फैमिली केयर ट्रैकर, इसको लॉन्च किया गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और ये इनिशिएटिव डिजाइन किया गया है टू मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट
जो चाइल्ड डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है उनके प्रोग्रेस में या सर्विस डिलीवरी में, तो उसको जो है वो पता लगाया जा सके। तो ये पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट ये एक एफर्ट है जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा बेहतर गवर्नेंस के लिए और सिटीजन्स तक आउटरीच को पहुंचाने के लिए। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ पायलट बेसिस पे, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी इस्टेब्लिश करेगी और ऑपरेशनलाइज होगा इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। नेक्स्ट मंथ तक बात कही जा रही है कि ऑपरेशनल ये हो जाएगा। तो इससे काफी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अभी इनकी जो यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी की, जैसे पानागढ़ बेस्ड कॉर्प्स हैं, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स हैं, इनको डिप्लॉय किया जाएगा जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहां पे, मतलब स्विफ्टली की तेजी से वहां पे काम हो सके उसके लिए। और ये जो ग्रुप बनेगा इसमें जो है वो 5,000 से ज्यादा ट्रूप रहेंगे। इसमें इन्फेंट्री का बटालियन रहेगा, आर्टिलरी रेजिमेंट्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रहेंगे, कॉम्बैट इंजीनियर्स रहेंगे, साथ ही साथ आर्मी सर्विस कॉर्प्स रहेंगे और एक फील्ड हॉस्पिटल रहेगा। ये काफी क्रूशल इसलिए है क्योंकि जो माउंटेनियस टेरेन्स हैं वहां पे अगर ये कॉर्प्स रहेंगे, ये ट्रूप्स रहेंगे, तो उसकी हेल्प से डेवलपमेंट में तेजी आएगी। और पूरा जो कॉर्प्स है उनको जो मोबिलाइज करने में जो टाइम होता है वो कम होगा। और इससे चीजें जो है वो और बेहतर होंगी। और इसमें जो अभी का फिलहाल का जिनका प्लान है, इसमें कहा गया है कि 4 IBG और एक फायर सपोर्ट ग्रुप जो है वो क्रिएट किया जाएगा अंडर 17 MSC। और इसमें जो कमांड है जो भी ये 5 वो रहेंगे, इनके जो है कमांड एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर जो है वो इसको देखने का काम करेगा। ठीक है। और इसमें जो है वो और भी कई जो है वो दिव्यास्त्र बैटरीज जो आर्मी का है, इनको भी इसमें जो है वो प्लेस किया जाएगा। तो ये एक तरह से रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा पूरा। और इंडिया का एक प्लान है जिसके थ्रू जो है वो हम नए इसमें जो है वो भैरव बटालियंस का अभी क्रिएशन किया गया है, रुद्र ब्रिगेड बनाई गई है, दिव्यास बैटरीज बनाई गई हैं, शक्तिवान यूनिट्स बनाई गई हैं। तो ये मिल के काम करेंगे और इंडिपेंडेंटली है ये वर्क करेंगे। और माना जा रहा है कि इससे जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है वहां पे वर्क करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जो टेरेन्स होते हैं वहां पे कैलेमिटीज का भी रिस्क रहता है। तो अगर ये ऐसे ग्रुप्स रहेंगे तो बेहतर तरीके से इन एरियाज पे वर्क हो सकेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट मंथ ये अभी इसको इंडियन आर्मी लॉन्च करने जा रहा है। के अलावा यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने लॉन्च किया रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। और हम जैसा कि हमें पता है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और इसी के लिए जो है वो ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ, तो उसमें इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये एक एआई इनेबल पोर्टल है। इसका एम है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को और बेहतर करना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस पे ध्यान देना रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में। और कहा जा रहा है कि इससे इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो है वो इंटरनल ऑडिट वगैरह होगी। और इससे क्या क्या जो है वो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको और बेहतर तरीके से जानने में जो है वो मदद मिलेगी। और इसमें बताया गया कि जो विकसित भारत ग्रामीण योजना है, ये काफी गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है। इसमें जो इसको रिप्लेस किया गया है नरेगा से। और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसमें जो वर्किंग डेज हैं उनको बढ़ाया गया है लेबर्स के लिए, 100 डेज से बढ़ाकर 125 किया गया है, ताकि एक ग्रेटर इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए और रूरल डिमांड को भी जो है वो और बेहतर किया जा सके। तो ये पोर्टल है। नेक्स्ट अगर हम देखें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इनकी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। इनमें 25 रिजर्व्स ऐसे हैं
जिनमें प्रायोरिटी लेवल पे इंटरवेंशन करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। या तो एब्सेंट है टाइगर्स, या यहाँ पे जो प्रे है इनका काफ़ी इनसफिशिएंट जो है वो अमाउंट में ये अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी क्रिटिकल है, अगर हमें लॉन्ग टर्म जो हमारी टाइगर पॉपुलेशन है उसको और बढ़ाना है, जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, इस पे इसी के थ्रू इस पे जो है वो काम हो रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइगर रीइंट्रोडक्शन और सप्लीमेंटेशन के थ्रू जो है वो इसको और बेहतर किया जा सका है। इसमें कहा गया है कि रिगरस साइंस बेस्ड जो है वो रीइंट्रोडक्शन पे हमें वर्क जो है वो करना होगा। और सेंटर ने आइडेंटिफाई किया है, इसमें जो है वो 25 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनको कि एज पोटेंशियल रिसिपिएंट साइट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि इकोलॉजिकली सूटेड हैं, जहाँ पे जो है वो जो कि टाइगर की को सपोर्ट कर सकते हैं। बट अभी जो है यहाँ पे काफी लो पॉपुलेशन है या नहीं के बराबर पॉपुलेशन है। और इसमें रिजर्व्स हैं, अब जैसे जो इसमें रिजर्व्स के नाम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि सतकोशिया है टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, कंवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, दम्पा और कामलांग ये नॉर्थ ईस्ट में है, बक्सा ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे 0 टाइगर्स हैं पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो। इनमें इनको जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की जरूरत है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेड कनेक्टिविटी है, इसकी वजह से जो है वो नेचुरल रीपॉपुलेशन जो है वो नहीं हो पा रही है। कुछ रिजर्व्स हैं जैसे कि रानीपुर, अचानकमार काली और मुकुंदरा हिल्स में। और अगर हम बात करें तो 2008 में इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था साइंटिफिक डिजाइन टाइगर रिकवरी इंटरवेंशन 12 लैंडस्केप्स पे, जिसमें कि सरिस्का, पन्ना, संजय, धुबरी, मुकुंदरा हिल्स, सतकोशिया, वीरांगना दुर्गावती, राजाजी, रामगढ़, विषधारी, नवेगांव, नगजीरा, माधव, सैदरी और सिमली पर टाइगर जो रिजर्व्स हैं यहाँ पे जो है वो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो लेकिन अभी जो रिपोर्ट है इसमें एम्फेसिस किया गया है कि इन एरियाज में जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो काफी कम है और इस पे हमें और वर्क जो है वो करना होगा। 13 टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो टाइगर डेंसिटी है वो बेहतर है, प्रे बेस भी है और यहाँ पे काफी गुड कंडीशन में है। और इसकी वजह से जो और जो पॉपुलेशन है वो भी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। इसमें बांदीपुर, कान्हा, रणथंभौर और कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर काफी इंपॉर्टेंट पहले से रहा है, ये लॉन्च हुआ था 1973 में। और इसके थ्रू जो टाइगर है उसका जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया गया है। करंट टाइम में अगर हम बात करें तो 3000 से ज्यादा जो टाइगर्स है उनका नंबर हो गया है। बट चूंकि ये न्यू जो रिपोर्ट बताई गई है, ये जो तुम्हारा हमारे यहाँ जो टोटल टाइगर रिजर्व है उनमें कुछ में नंबर ज्यादा है, कुछ में काफी कम है। तो जो जिनमें कम है उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करके इनको और बेहतर करेंगे। और अभी रिसेंटली वेनेजुएला में मेजर अर्थक्वेक आया था, इसमें इसकी वजह से वहां पे काफी लॉस हुआ है और इंडिया ने अपना ऑपरेशन एमिस्ताद इसको लॉन्च किया था 26 जून को। ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है जिसके थ्रू जो डिवास्टेटेड वेनेजुएला है उसको इंडिया हेल्प प्रोवाइड करेगा ताकि जो चीजों को बेहतर किया जा सके। और ये ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है इंडिया का। और इंडिया के 2 इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट इनको डिस्पैच किया गया है वेनेजुएला को की तरफ रिलीफ सप्लाईज को लेके। और इसमें एक रेस्क्यू टीम भी गई है जो कि वहां पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पे काम करेगी। तो ऑपरेशन एमिस्ताद किस कंट्री के साथ इंडिया ने शुरू किया है इसको आप याद रखिएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपने 2 दिवसीय सेशल्स की यात्रा पे गए हुए हैं। यहाँ पे इनको ऑनर प्रोवाइड किया गया, इन्हें एक प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन प्रोवाइड किया गया टाइटल गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। और सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं HE डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी, इन्होंने ये इनको प्रोवाइड किया है। इंडिया और सेशल्स का एक काफी रोबस्ट बायलेटरल रिलेशनशिप रहा है, एक हमारी हिस्टोरिकल टाइज है। दोनों कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करती हैं और इनका इंडियन ओशन रीजन में काफी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है। तो इंडिया जो है ये 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो सेलिब्रेट हो रहे हैं दोनों हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में। इसको बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं और उनको यहाँ पे ये ऑनर प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि कौन सी कंट्री में क्या उनको मिला है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है।
और सेशल्स का ये 50th नेशनल डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वहां पे ही प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे और उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ये पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों जो कंट्रीज हैं इनके जो बायलैटरल रिलेशन है बेहतर है, इसको ये दर्शाता है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इन्होंने लॉन्च किया है बीटेक प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस फॉर 26-27 का जो एकेडमिक ईयर रहेगा इसके लिए। ये फर्स्ट इंस्टेंस है, पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है इंडिया में ये अपना इंजीनियरिंग एजुकेशन में जो है वो अपना वर्क करेगी। और ये जो इनिशिएटिव है ये एनईपी 2020 से अलाइन है। इसका एम है ट्रांसफॉर्म करना संस्कृत इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग सेंटर्स में। और ये AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम है और इसमें जो है वो 66 सीट्स जो है वो रहेंगी। और ये जो न्यू बीटेक प्रोग्राम है माना जा रहा है कि इससे AI इनेबल्ड जो टूल्स हैं स्पेशली संस्कृत और अदर जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको और बेहतर करने में, उनके और बेहतर डेवलपमेंट में जो है वो इससे हेल्प मिलेगी। और इससे जो हमारी लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज हैं वो बेहतर होंगी। डिजिटाइजेशन फैसिल को के लिए ये अच्छा रहेगा। और जो क्लासिकल टेस्ट है उसका प्रॉपर तरीके से प्रिजर्वेशन होगा। और जो एक गैप है AI और इंडियन नॉलेज सिस्टम में उसको ब्रिज करने में इससे काफी हेल्प जो है वो मिलेगी। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि डेडिकेटेड है फॉर स्टडी एंड प्रमोशन ऑफ संस्कृत, जो कि एक एंशियंट इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की डिस्कवरी हुई है। मार्स का एक क्रेटर है जजीरो वहां पे। और इंटरनेशनल रिसर्च टीम है, इन्होंने नासा के परसीवरेंस रोवर इसके का यूज करके इससे जो इंफॉर्मेशन आई है इसको यूज किया। और इन्होंने कहा है कि हमने एक नया ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इसको मार्स पे डिस्कवर किया है। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बन है जिसको कि मार्स पे एंशियंट रिवर वैली है जेजीरो का क्रेटर पे, वहां से इसको जो है वो इन्होंने फाइंड आउट वहां पे इसको किया है। और इसके लिए इन्होंने रोवर का शर्लॉक इंस्ट्रूमेंट इसको यूज किया है। और फिर इन्होंने इस पे पूरा स्टडी किया और इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स रिजिलियंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसको कि मैक्रोमोलिकुलर कार्बन कहा जाता है विद इन फाइन ग्रेन मड स्टोन्स इसकी डिस्कवरी किया है। तो ये खोज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जैसे क्रेटर का नाम पूछ सकता है या मटेरियल के बारे में पूछ सकता है। और नासा का इसके पहले क्यूरियोसिटी मिशन था, इसके थ्रू जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो गेल क्रेटर में मिले थे वहां पे पिछले डेकेड में। तो माना जा रहा है कि मार्स पे जो है वो लाइफ जो है वो प्रिजर्व हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग जो ब्लॉक्स हैं लाइफ के ये मिले हैं काफी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो गोवा के 14 ईयर ओल्ड इंटरनेशनल मास्टर हैं इथान वास। इन्हें ये इंडिया के 96 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इन्होंने अपना थर्ड और फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है ये सिक्योर किया। साराजेवो जीएम मिक्स टूर्नामेंट बोस्निया में ये हुआ है वहां पे। और इसके बाद इनको जो है ये टाइटल मिली है। तो ऐसे अब कभी कभार पूछ देता है कि रीसेंट जो है वो कौन चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया की तरफ से बना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके अलावा बेन स्टोक ये इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन है, इन्होंने अपना अनाउंस किया है कि ये रिटायर होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, तो ये टेस्ट के कंप्लीशन के बाद से इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू इंग्लैंड के लिए किया था 2011 में। और काफी लंबे समय से ये खेल रहे हैं। ये प्रोमिनेंट ऑलराउंड क्रिकेटर जो है ये माने जाते हैं। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।